नमः संस्कृताय विद्यामृतपाने चुकान सर्वान् छात्रान् दर्शकान् च सादरम नौमि। इजी स्टडी के इस मंच पर और मैं हूं पंकज गोदियाल। आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं भूगोल विषय की। जी हाँ, आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कक्षा 6वीं के भूगोल विषय की प्रथम अध्याय की सौर मंडल में पृथ्वी। मित्रों, चर्चा करने से पूर्व मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आप में से किन्हीं मित्रों ने हमें मैसेज किया, सर हमें सीटेट का पाठ्यक्रम पढ़ाइए, उसकी तैयारी करवाइए, उसमें भी जो एसएसटी का पोर्शन है उसको आप पहले पढ़वाइए। इसीलिए मित्रों आज हम लेकर आ रहे हैं जियोग्राफी यानी कि भूगोल विषय को आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 6वीं यानी कि 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक जो भूगोल है उसका जो पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। मित्रों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की जानकारी पहला, दूसरा ग्रहों की जानकारी, तीसरा सूर्य की जानकारी, चौथा ब्रह्मांड संबंधी शब्दावली व परिभाषाएं। इस अध्याय में हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक बात मित्रों, जो इसमें पहला टॉपिक है वो है खगोलीय पिंड। जो हमारा पहला बिंदु है वो है खगोलीय पिंड। अच्छा, ये खगोलीय पिंड क्या होता है, कहाँ होता है और किन किन मानकों को पूर्ण करने पर इसको खगोलीय पिंड कहा जाता है, आइए देखते हैं दोस्त। तो सुनिएगा दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य, चंद्रमा तथा वे अन्य सभी वस्तुएं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, वे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक हो गया दोस्त, लिखकर बताता हूं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई दे, वे खगोलीय पिंड कहलाती हैं या कहते हैं। ठीक दोस्त, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में चमकती हुई दिखाई देती हैं वे खगोलीय पिंड कहलाती हैं, या हम उसको कह सकते हैं। ठीक बात हो गई। अब क्या मैं ये कह सकता हूं पृथ्वी एक खगोलीय पिंड है, मंगल एक खगोलीय पिंड है, सूर्य क्या एक खगोलीय पिंड है, मंगल या चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शनि, क्या ये सब खगोलीय पिंड हैं? जी हाँ, ये सारे के सारे खगोलीय पिंड हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये रात के समय ब्रह्मांड में चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए ये खगोलीय पिंड हैं, इनको कहा जाता है। चाहे वो उल्का पिंड हो, चाहे वो ग्रह हो, ये सारे के सारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो खगोलीय पिंड अब हम समझ चुके होंगे। देखिएगा, सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं, बड़ा सिंपल है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में चमकती हुई दिखाई दे, वे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। एक बात। अब दूसरा, तारा किसे कहते हैं, ये कहाँ होते हैं, किन किन मानकों को पूर्ण करने पर इनको तारा कहा जाता है, तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें ले लेते हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा। जहां पर समझना आए आप कमेंट सेशन में हमें लिखकर भेज सकते हैं, सर ये चीज़ें हमें टफ लग रही हैं, कठिन लग रही हैं, आप हमें बता सकते हैं, हम उसमें परिष्कार करेंगे, बदलेंगे इन चीज़ों को। तो देखिएगा दोस्त, तारा पहला इसमें ले लीजिए, ध्यान से सुनिए, आपको केवल सुनना है, उसके बाद लिखना है। तारे ये आकार में बड़े होते हैं। पहला ध्यान से सुनिएगा, तारे आकार में बड़े होते हैं। दूसरा, ये बेहद गर्म होते हैं। तीसरा, इनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है। इनके पास अपनी ऊष्मा भी होती है और प्रकाश भी होता है, जिसका वे अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। इसको एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। सूर्य भी एक तारा है। देखते हैं मैं दोस्त, सूर्य कैसे एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है, तो देखते हैं दोस्त, यदि सूर्य एक तारा है, क्या मैं कह सकता हूं वो आकार में बड़ा है? जी हां, बिल्कुल बड़ा है। सूर्य आकार में बड़ा है। क्या वे
गर्म है? जी बिल्कुल गर्म है। क्या उसके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश है? जी हाँ, बिल्कुल उसके पास प्रकाश भी है, ऊष्मा भी है, जिसका वो अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन करता है। इसका मतलब तारे वे होते हैं जो बड़े होते हैं आकार में, गर्म होते हैं, जिनके पास, ये बहुत मुख्य लाइन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, अधिकतर परीक्षा में ये लाइन आती है, उनके पास, तारों के पास अपनी प्रकाश व ऊष्मा होती है, ऊष्मा व प्रकाश होती है, जिसका वे अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। ये तारे हैं। सूर्य भी एक तारा है। अब हमने तारा को भी समझ लिया दोस्त। अब देखते हैं आगे तारामंडल। ये तारामंडल क्या होता है दोस्त, देखते हैं दोस्त। अगर मैं कहूं क्या ये तारामंडल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? आइए देखेगा, सुनिएगा। तारों के समूह के द्वारा, तारों के समूह के द्वारा बनाई गई आकृतियों को, तारों के समूह के द्वारा बनाई गई आकृतियों को तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो देखिएगा दोस्त, हमने जो डेफिनेशन देखी, तारों, देखते हैं, लिख के बता देता हूं, तारों के समूह के द्वारा, समूह के द्वारा बनाई गई आकृतियों को तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो ठीक हो गया, समझ में आ गया दोस्त। बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है। तारों के समूह के द्वारा, तारों के समूह के द्वारा बनाई गई आकृतियों को तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो देखिएगा दोस्त, मैंने कहा था, क्या मैं इसे तारामंडल कह सकता हूं? मैंने कहा था नहीं। तो क्यों नहीं, देखते हैं। डेफिनेशन जो हमारी है, तारों के समूह के द्वारा बनाई गई आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। तो दोस्त देखिएगा, क्या यहां कोई आकृति आपको दिखती है? आपको यहां कोई आकृति दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही है, इसीलिए मैंने इसको कट कर दिया। ये तारामंडल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसमें कोई आकृति नहीं है, इसमें कोई आकृति नहीं है। समूह तो जरूर है, लेकिन कोई आकृति तो मुझे तो नहीं दिखती है। यदि मैं कहूं, अब मैं कहूं, क्या ये तारामंडल कहने के योग्य है? जी हाँ, ये कहने के योग्य है, क्योंकि मुझे इसमें आकृति दिखती है। तारों के समूह के द्वारा कोई एक निश्चित आकृति जब बनाई जाती है, उसको तारामंडल कहते हैं। जैसे कि आपने अर्सा मेजर सुना होगा, बिग बियर सुना होगा, सप्तऋषि तारामंडल सुना होगा। इनको इसीलिए तारामंडल कहते हैं क्योंकि एक ये निश्चित आकृति को जन्म देते हैं। ठीक हो गया दोस्त, अब तो समझ में आ गया होगा। तारों के द्वारा जब एक किसी निश्चित आकृति को जन्म दिया जाता है, तो ही उसको तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक हो गया। अर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि, इसको ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं इस तारामंडल में। दोस्त देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब रात्रि में हमें दिशा का निर्धारण करना होता है, तो हम ध्रुव तारे की सहायता लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा में स्थित होता है और ये अपने स्थान को परिवर्तन नहीं करता है, हमेशा उत्तर दिशा पर ही स्थिर होता है। ठीक हो गया। तो हमने अभी तक क्या क्या जाना? खगोलीय पिंड जाना, तारा जाना और तारामंडल जाना। तारा क्या होते हैं? ये गर्म होते हैं, बड़े होते हैं, अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है और उसका ये अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। उसके बाद हमने पढ़ा तारामंडल। तारों के द्वारा जब एक निश्चित आकृति को बनाया जाता है या उसको तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसको हमने जान लिया है। दूसरा, अब क्या पढ़ा हमने? अर्सा मेजर, बिग बियर और सप्तऋषि, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक हो गया। तीसरा, जब रात्रि को हमें दिशा का निर्धारण करना हो तो हमें ध्रुव तारे की सहायता लेनी पड़ती है या हम ले सकते हैं, तब जाके हम रात्रि को किसी दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब मुझे लगता है कि आपको तारामंडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम सूर्य के बारे में। ये सूर्य क्या होता है, कहाँ होता है, क्या क्या करता है,
ये सब हम अब जानते हैं दोस्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। संस्कृत के जो परंपरागत छात्र हैं उनको अधिक से अधिक जोड़िएगा, इस संस्कृत की गंगा में उनको भी नहलाएगा। आप लोग अपने मित्रों को आप जरूर जोड़िएगा। तो दोस्त देखते हैं सूर्य को। ये सूर्य क्या होता है देखिएगा दोस्त, एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। ये सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। पहला पॉइंट है सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। ठीक हो गया दोस्त, ठीक हो गया, बड़ा सिंपल है, सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है, पहली बात। दूसरी जो ये बात है, ये बेहद विशाल व गर्म होता है। ये बेहद विशाल है और गर्म है। ठीक हो गया दोस्त। तीसरा, अब आपने एक सवाल यहां पे आता है दोस्त, एक यहां पे एक सवाल आ रहा है कि ये सौर मंडल है। वैसे तो सौर मंडल के विषय में हम आगे से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जब विषय है ये सूर्य, ये अन्य ग्रह, तो देखिएगा दोस्त, यह एक निश्चित स्थान पर बंधे हुए हैं। ये ग्रह निश्चित स्थान पर बंधे हुए क्यों नहीं? जबकि ऐसा भी तो हो सकता था ये अलग अलग स्थानों पे चले जाएं, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है, उस कारण का आप पता लगाते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है सूर्य, पहला पॉइंट। दूसरा, हमने ये बेहद गर्म होता है, जो हमने पहले भी पढ़ लिया था, बेहद गर्म होता है और बेहद विशाल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तारा है, बड़ा होगा और गर्म भी होगा। अब जो तीसरा पॉइंट है, इसका जो खिंचाव बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, इसका जो खिंचाव बल है, इससे सौर मंडल को बांधे हुए रखता है। इससे सौर मंडल को बांधे हुए रखता है। कौन? खिंचाव बल इसका, सूर्य का खिंचाव मंडल, जो खिंचाव बल है, वो इन सभी ग्रहों को बांधे हुए रखता है। ये क्षुद्र ग्रह, अपना पृथ्वी, अपना मंगल, अपना बृहस्पति, शनि, ये सारे ग्रह जो है इसके खिंचाव बल के कारण बंधे हुए होते हैं। ये चीज हमने जानी, 3 बात। चौथी, ये अत्यधिक इसके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है, जिसका वो अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन करता है। ये तो हमने तारे के विषय में पढ़ा था। सूर्य के विषय में क्या नया है? सौर मंडल में, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल में ऊर्जा का अंतिम स्रोत, सौर मंडल में ऊर्जा के लिए अंतिम स्रोत सूर्य है। सौर मंडल में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। तो हमने जाना 4, पहली बात, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है, ठीक बात। दूसरा, कि यह बेहद विशाल है और गर्म है। तीसरा, इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे हुए रखता है। चौथा, सौर मंडल के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। पांचवा, हम जानते हैं कि सूर्य की जो ऊर्जा होती है, उसका उत्पादन कैसे होता है? तो देखिएगा दोस्त, सूर्य में जो ऊर्जा होती है उसका उत्पादन नाभिकीय संलयन, ध्यान से देखिएगा दोस्त और ध्यान से सुनिएगा, इसको लिख लीजिएगा, दिमाग में छाप दीजिएगा। सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो नाभिकीय संलयन के प्रक्रिया के द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन एक शब्द ये होता है, और एक नाभिकीय विखंडन। जब विखंडन होता है तो ऊर्जा टूटती है, खत्म होती है, और जब संलयन होती है तो ऊर्जा बनती है, उत्सर्जित होती है। तो हमने जान लिया है कि सूर्य में जो ऊर्जा है उसका उत्पादन नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा होता है, पहली बात। जिससे जो हाइड्रोजन के अणु परस्पर मिलकर, ध्यान से सुनेगा, परस्पर मिलकर हाइड्रोजन के अणु हीलियम के अणु बनाते हैं, परिणाम स्वरूप
सूर्य में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये सब चीज़ें हमने सूर्य के बारे में जानी। तो देखिएगा दोस्त, हमने आज क्या क्या जाना इस अध्याय में। खगोलीय पिंड क्या होता है, तारे क्या होते हैं, किसे कहते हैं, किन किन मानकों को पूर्ण करने पर इनको तारा कहा जाता है या संज्ञा दी जाती है, तारामंडल किसे कहा जाता है और सूर्य किसको कहा जाता है। तो एक बार ज़रा स्पीड से हम अधिक तीव्र गति से इसको रिवाइज कर लेते हैं। खगोलीय पिंड वे सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में चमकती हुई दिखाई देती हैं, वे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। पहली बात हमने जानी खगोलीय पिंड के बारे में। तारे ये आकार में बड़े होते हैं, पहली बात। दूसरा, ये गर्म होते हैं। तीसरा, इनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है जिसका वे अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। तीन बात हमने जानी। सूर्य भी एक तारा है, एग्जाम्पल से हमने समझा था। तीसरा हमने जाना तारामंडल। तारामंडल क्या होता है, कहाँ होता है, कब इसको तारामंडल कहें। तो दोस्त हमने पढ़ा कि जो एक तारों के समूह के द्वारा जब एक किसी निश्चित आकृति को बनाया जाता है तो उसको तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने अर्सा मेजर को ले लिया था, बिग बियर को ले लिया था और सप्तऋषि तारामंडल को ले लिया था। ध्रुव तारे के बारे में भी हमने जाना, जो उत्तर दिशा में स्थित होता है और रात के समय यदि हमें दिशा का पता लगाना हो तो हम ध्रुव तारा की सहायता से दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। अंतिम में हमने सूर्य को जाना। ये सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है, बेहद विशाल है, बेहद गर्म है। तीसरा, इसका जो खिंचाव बल है इससे सौर मंडल बंधा रहता है। ठीक हो गया। चौथा हमने जाना, ये सौर मंडल के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। कौन? सूर्य। पांचवा हमने जाना कि जो इसमें सूर्य में जो ऊर्जा है उसका उत्पादन नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसमें कि हाइड्रोजन के अणु परस्पर मिलकर हीलियम के अणु बनाते हैं। परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यह सब आज के अध्याय में हमने पढ़ा। मित्रों, वीडियो लंबा ना हो जाए, आपको कहीं बोरिंग ना आ जाए, इसीलिए इस अध्याय को आज हम यहीं पे विराम देते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, अधिक से अधिक संस्कृत छात्रों को हमारे साथ जोड़िए। आगे हम बहुत से नए विषय लेकर आने वाले। अभी तो हमने इस मंच का प्रारंभ किया है, नया सब कुछ है, इसीलिए कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया है, कभी ऐसा किया भी नहीं है, इसीलिए हमारे लिए नया अनुभव है। यदि हमसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। जयतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादाः।